प्रधानमंत्री के आज के दौरे पर हमने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है। अब आप इस रिपोर्ट को देखिए। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि बांग्लादेश को दबा करके रख सके। भारत और बांग्लादेश एक साथ मिलकर आगे बढ़े। हमारी विरासत भी साझी है, हमारा विकास भी साझा है, हमारे लक्ष्य भी साझे हैं, हमारी चुनौतियां भी साझी हैं। एबारेर संग्राम आमादेर मुक्तिर संग्राम। एबारेर संग्राम स्वाधीनतार संग्राम। ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर से पीएम मोदी की ये बातें भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की मजबूती दिखाती हैं। नेशनल परेड स्क्वायर में कुरान, गीता, बाइबल और बौद्ध धर्म ग्रंथ के पाठ से शुरू हुए कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बांग्लादेश की आजादी में जान कुर्बान करने वाले शहीदों को याद किया। मैं आज याद कर रहा हूं बांग्लादेश के उन लाखों बेटे बेटियों को जिन्होंने अपने देश, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति के लिए अनगिनत अत्याचार सहे, अपना खून दिया, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। मैं आज भारतीय सेना के उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो मुक्ति युद्धों में बांग्लादेश के भाई बहनों के साथ खड़े हुए थे, जिन्होंने मुक्ति युद्ध में अपना लहू दिया, अपना बलिदान दिया और आजाद बांग्लादेश के सपने को साकार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। 2 दिवसीय दौरे पर ढाका पहुंचे पीएम मोदी का स्वागत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने किया। ये दृश्य कुछ वैसा ही था जैसा वर्ष 2017 में हमने देखा था। उस वक्त शेख हसीना भारत आई थी और सारे प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया था। एयर इंडिया 1 विमान विदेश यात्रा पर पहली बार प्रधानमंत्री को लेकर गया था और जब वो ढाका के हजरत शाह जलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो शेख हसीना ने गुलदस्ता देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। और इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कोरोना महामारी के बाद ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पर हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों ने मास्क लगाया हुआ है। कोरोना के खतरे से वो भी अनजान नहीं है। भारत ने भी पड़ोसी होने का फर्ज निभाया है। प्रधानमंत्री मोदी अपने साथ कोरोना वैक्सीन की 12 लाख डोज लेकर पहुंचे हैं। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हो गए हैं और ये भारत बांग्लादेश की कूटनीति का भी 50वां साल है। पीएम मोदी का ये दौरा बताता है कि बांग्लादेश भारत के लिए कितना अहम है, क्योंकि कोरोना महामारी काल में ये पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा है। एयरपोर्ट से पीएम मोदी ढाका के सावर पहुंचे, जहां उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय शहीद मेमोरियल में जवानों को श्रद्धांजलि दी।
यहाँ की विजिटर बुक में पीएम मोदी ने लिखा कि शहीदों की शौर्य गाथा आने वाली पीढ़ियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने और हक की हिफाजत करने की प्रेरणा देता रहेगा। शहीद मेमोरियल पर पीएम मोदी ने अर्जुन का पौधा लगाया। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम मोदी बंगबंधु गांधी प्रदर्शनी में पहुंचे। इस प्रदर्शनी में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान और महात्मा गांधी की तस्वीरें लगाई गई थी। यहां पर पीएम मोदी ने बांग्लादेश में बसे भारतीय समुदाय से मुलाकात की। कैसा लगा प्रधानमंत्री से मिलकर आपको? बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपको? आप कैसे हो, आपका नाम क्या है? हाँ। और मैंने बोला मैं ठीक हूँ, मेरा नाम है एंजेलिका। बहुत अच्छा लगा बिकॉज इतने पास से हमने कभी प्रधानमंत्री को नहीं देखा था। ये पहली अपॉर्चुनिटी है जितने क्लोज से हम लोगों ने उनको देखा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अपने कंट्री का प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ पे आया, बड़ा ढाका आया हुआ है, तो बहुत अच्छा लगा। कल से ही हम तैयार थे, लाइक फुल प्रिपरेशन, सुबह जल्दी उठ के यहाँ पे आना। एंड अच्छा एक्सपीरियंस था। उनका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा है, दाढ़ी का स्टाइल बहुत अच्छा है, लाइक मैं उनका फ़ैन हूँ उस चीज़ के लिए। तो ज़िंदगी में पहली बार था कि मतलब भारत के प्रधानमंत्री को मिल सके। मेरी फैमिली बहुत एक्साइटेड है और मोदी जी ने मेरी बेटी से मुलाकात भी करी, सिर पे आशीर्वाद भी दिया और हमें बहुत अच्छा लगा उनको इतने करीब से देख के। अपने कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बांग्लादेश के दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की और उसके बाद बांग्लादेश के क्रिकेटर शाकिब अल हसन समेत कई युवा बांग्लादेशी स्टार्स से मिले। Really honored to meet the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji. I think his visit will be a fruitful one for both the countries, and the leadership he has shown for India has been tremendous. I hope he will continue growth in India in near future, and our relation with India will get better and better day by day. इतना एक हम्बल इंसान और गाड़ी से आके उन्होंने रेड कारपेट छोड़ के वो हमारे पास आ गए, सबके पास पर्सनली आके मिले, सबसे बात कर रहे थे। हमने मान से शाल पहनाई तो उन्होंने शाल भी ओढ़ी। पीएम मोदी कल सुबह जैशोरेश्वरी काली मंदिर जाएंगे। ये मंदिर मां काली की 51 शक्ति पीठों में से एक है। इसके बाद पीएम मोदी बंगबंधु म्यूजियम जाएंगे, जिसके बाद वो ओराकांडी पहुंचेंगे, जहां एक सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में मतुआ समाज के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा में मंदिर जाना कोई अलग बात नहीं है। पहले भी वो जब किसी भी विदेशी देश में गए हैं वो वहाँ मंदिरों में ज़रूर गए हैं, पर क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है इसलिए कहीं ना कहीं उनके इस पूरे यात्रा को पश्चिम बंगाल के चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अजीत के साथ सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, ढाका, बांग्लादेश। शेख हसीना, जैसा हमने आपको बताया, मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई 1975 में, 15 अगस्त 1975। उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई और शेख हसीना बहुत किस्मत वाली थी, वो बच गई क्योंकि उस दिन वो घर पर नहीं थी, वो बांग्लादेश में नहीं थी। अगर उस दिन वो बांग्लादेश में होती तो आज जिंदा नहीं होती, तो वो खुशकिस्मत थी। और इसके बाद शेख हसीना 1975 से 1981 तक यानी 6 वर्षों तक भारत में रही। वो पहले दिल्ली के लाजपत नगर में रहती थी और बाद में पंडारा पार्क इलाके में वो रहने लगी। आज जी न्यूज़ की टीम इन दोनों जगहों पर गई। लाजपत नगर में जहां वो रहती थी उस जगह पर अब गाड़ियों का शोरूम बन चुका है, जिससे इससे पहले इस जगह पर बांग्लादेश की एम्बेसी हुआ करती थी जो वर्ष 2003 तक यहां पर रही। आज जब हम इन दोनों जगहों पर पहुंचे तो हमें एक ऐसे व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई जिन्होंने बताया कि शेख हसीना उस समय किस तरह अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहा करती थी। 1971 से लेके 2003 तक, जब तक उनको अपनी जगह अलॉट यहाँ पे नहीं हुई, तब तक बांग्लादेश हाई कमीशन और बांग्लादेश हमारा मेहमान था। तो मतलब वो शुरुआत में हम तो बहुत छोटे थे, आई एम 71 बॉर्न माई सेल्फ, तो पर हमारे फादर वगैरह हमको बताते हैं कि काफ़ी
उन दिनों में काफ़ी पॉलिटिकली चीज़ें एस्केलेटेड थी और इन्होंने बहुत ज़्यादा अपना वो स्ट्रगल किया है मैडम ने। 75 के टाइम भी वहाँ पर भी जो तख्ता पलट चल रहा था तो उसके कारण भी यहाँ पे आके यहाँ पे शरण ली है। 2003 तक यहाँ पे थे जी 2004 में उन्होंने अपनी जगह ली। 2 और 3 के बीच में उन्होंने इधर इसको खाली करना चालू किया। उनको वो समय 1975 वाला जब खुद आना पड़ा क्योंकि उनके देश में खुद में हालात खराब थे कि वो सारे के सारा जो भी है सब चीज़ें की जो भी उनकी प्रोटेक्शन, सेफ्टी, प्लानिंग, एवरीथिंग वाज इनिशिएटेड हियर ओनली। तो ये वो दिल्ली में जगह थी जहां शेख हसीना रहा करती थी और अब तो इस जगह पर गाड़ियों का शोरूम बन गया है, एक होटल बन गया है, सब कुछ बदल चुका है। अब हम आपको जल्दी से बांग्लादेश के बारे में कुछ और नई बातें बताते हैं। पहली बड़ी बात तो ये है कि बांग्लादेश जब बना तो लोगों को ये डर था कि बांग्लादेश को जैसे ही अलग देश बनाया जाएगा ये भी पाकिस्तान जैसा बन जाएगा, पाकिस्तान के रास्ते पर ही चल निकलेगा। 1991 के बाद से बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन हुआ और इससे पहले 1975 के बाद वहां सैन्य शासन लागू हो गया था जैसा कि पाकिस्तान में रहा। बांग्लादेश में 90% आबादी मुसलमानों की है, लेकिन इसके बावजूद वहां नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। यानी बांग्लादेश इस्लामिक देशों की राजनीति से अभी तक काफी हद तक दूर रहता है, जो कि पाकिस्तान से उसे अलग करता है। दूसरी बात, बांग्लादेश की आबादी इस समय लगभग 16-17 करोड़ के आसपास है। 1971 में बांग्लादेश एक पिछड़ा और गरीब देश था, लेकिन आज विकासशील देशों की श्रेणी में आ गया है। अनुमान है कि 2024 तक ये दुनिया की 30वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और बांग्लादेश ने सबसे ज्यादा रोहिंग्या मुसलमानों को शरण दी है जो म्यांमार से बांग्लादेश में आए हैं। यानी बांग्लादेश पाकिस्तान जैसा नहीं बना, वो बाहर से लोगों को अपने यहाँ शरण भी दे रहा है, वो लोगों को अपने धर्म की आज़ादी भी दे रहा है, वो लोकतंत्र के रास्ते पर भी चल रहा है, वहाँ पर चुनाव भी होते हैं और बांग्लादेश आर्थिक रूप से भी बहुत तरक्की कर रहा है। यानी जो लोगों को डर था कि ये पाकिस्तान जैसा ना बन जाए, वो पाकिस्तान जैसा नहीं बना। और यही बात है जो सोचने वाली है कि पाकिस्तान बिल्कुल अलग देश बना और उसी का एक और टुकड़ा बांग्लादेश पाकिस्तान से एकदम अलग देश बना। आज हमने मुजीबुर रहमान का एक बहुत दुर्लभ भाषण आपके लिए ढूंढ के निकाला है जो उन्होंने 1972 में अपनी रिहाई के बाद दिया था। आज इस भाषण को सुनने का दिन है। I am free to share the unbounded joy of freedom with my fellow countrymen who have owned their freedom in an epic liberation struggle. The ultimate achievement of this struggle is the creation of an independent, sovereign People's Republic of Bangladesh, of which my people declared me as the president while I was a prisoner in the condemned cell awaiting the execution of a sentence of hanging. Thousands of villages have been burnt. My economy has been destroyed. You know Bengal is a wonderful country. It has very big resources, very good fertile lands, but unfortunately exploited hundreds of years by the foreign powers. तो आज यहां पर सीखने वाली बात यह है कि जिन्ना ने जो सबसे बड़ी गलती की वो ये कि जिन्ना को ये लगा कि सिर्फ इस्लाम के नाम पर वो पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान को एक साथ जोड़ देंगे और वहाँ की जो लोकल कल्चर है, वहाँ का जो समाज है और वहाँ की जो भाषा है उसे भी हम ओवर पावर कर सकते हैं। यानी जिन्ना ने ज़बरदस्ती उर्दू भाषा को पूर्वी पाकिस्तान में थोपने की कोशिश की, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे वो मुसलमान तो थे, लेकिन वो बंगाली मुसलमान थे। वो बांग्ला बोलना चाहते थे और उन्हें अपनी भाषा से बहुत प्यार था और इस भाषा के प्यार को जिन्ना समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से बांग्लादेश एक अलग देश बना। इसलिए बड़ी बात यह है कि धर्म ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एक धर्म होने की वजह से ही दो देशों के लोग या दो क्षेत्रों के लोग आपस में मिल जाएंगे। धर्म के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसीलिए हम बार बार ये कहते हैं कि भारत का जो मुसलमान है, हिंदुस्तानी मुसलमान, वो दुनिया भर के बाकी मुसलमानों से अलग माना जाता है और अलग है भी।
तो अभी प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कल भी वहां जारी रहेगा, इसलिए हम अपनी ये लगातार कवरेज कल भी इसी तरीके से जारी रखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश 1947 से पहले बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था और प्रधानमंत्री का इस समय बांग्लादेश जाना, इसका बंगाल के चुनाव पर भी असर जरूर पड़ेगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.